एजुकेशन मतलब कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, आपका पूरा कंप्लीट आता है। यहाँ पे किसी एक फील्ड के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है। हम इंडिविजुअल बात सकते हैं, आप इंडिविजुअल हो, आपका एक पूरा प्रोग्रेस, आपका पूरा कंप्लीट एक डेवलपमेंट किया जा रहा। जब आप कंप्लीट डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा वो, ठीक है। आवाज नहीं आ रही क्या क्लियर हर किसी को? आ रही है सर। जिसको नहीं आ रहा है ना, थोड़ा सा अपना पोजीशन चेंज कर लो, सही हो जाएगा, ठीक है। एजुकेशन ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा। ट्रेनिंग, आपने एक फील्ड सेलेक्ट किया, उस फील्ड में अपने क्या कर रहे हो, आप अपने नॉलेज को, स्किल को क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो। तो इन दोनों में थोड़ा सा ही अंतर आपका है, बाकी आपका ज्यादा अंतर नहीं है। आगे देख लेते हैं, आगे हमने क्या पढ़ा था, 2-4 मिनट और देख लेते हैं, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अच्छे से, ठीक है। इसके बाद क्या था, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि फॉरगेटिंग क्या होता है। फॉरगेटिंग जस्ट हमारा जो रिमेम्बरिंग शब्द था, नॉलेज था, उसका जस्ट अपोजिट होता है। पर जो 2018 का पेपर आया था उसमें क्या दिया था फॉरगेटिंग डेफिनेशन, वहां पे डिलीटिंग भी था, स्कैनिंग भी था। पर उन्होंने डिसीजन ने क्या प्रीफर किया, वहां पे स्कैनिंग होता है फॉरगेटिंग मतलब। पर मुझे तो लगता नहीं भाई स्कैनिंग होता है, ठीक है। पता नहीं डिसीजन क्या किया, चाहे उनका हो सकता है, पर मेरे ख्याल से तो भाई सही नहीं लग रहा मुझे तो, ठीक है। बाकी अगर किसी को लगता है कि स्कैनिंग हमारा फॉरगेटिंग में आया तो बता सकता है, मुझे भी पता चल जाएगा थोड़ा बहुत। आता है क्या इसमें स्कैनिंग में? सर स्कैनिंग ये होता है ना सर, रिकॉग्नाइजेशन होता है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, स्कैनिंग मतलब चीजों की पहचान करते हो, कुछ चीज का हम स्कैनिंग करते हैं, हम कहते नहीं इसका स्कैन करो, तो क्या मतलब उसकी पहचान तो करते हैं हम वहाँ पे, और क्या करते हैं, उसको भूलते थोड़ी है वहाँ पे, ठीक है। फॉरगेटिंग में रिमूव हो गया, चाहे डिलीट हो गया, कुछ पार्ट हो उसका, चाहे कंप्लीट हो, रिमूव हो गया आपके दिमाग से, डिलीट हो गया, ये होता है ना फॉरगेटिंग। तो उसमें डिलीटिंग में था, तो मैंने बताया था कि आपके जो डिस्टेंस उसमें प्रीफर किया आपका क्या चीज, स्कैनिंग। पर मुझे लगता नहीं स्कैनिंग चीज आपका। कल जो क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन था वो कि जो हमारा वो चीज होता है, क्या चीज, जो हमारा इंडिपेंडेंट लर्निंग होता है, किसमें आता था, स्किल बेस में था। पर वो भी क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट था, आपका ऑटोनोमस वहां पे मेंशन होना चाहिए था, ठीक है। ऑटोनोमस के बिना आप बता ही नहीं सकते स्किल बेस का कौन सा है आपका, पहला है, दूसरा है। उसमें आपके तीन स्टेप होते हैं, तीन फेस होते हैं ना हमारे लर्निंग के, ठीक है। हमारे जो फेस होते हैं कौन कौन से होते हैं, याद है किसी को? लर्निंग के हमारे 3 फेस कौन कौन से होते हैं? कल बताया भी तो दीपाली मैम ने। तो कभी कभी दूसरे कमेंट भी पढ़ लिया करो वहां पे, कि दूसरे लोग कमेंट क्या कर रहे हैं, वहां से फिर याद रहता है, ठीक है। तो 3 फेस याद है किसी को? चलो याद नहीं है तो अच्छी बात है। तो हमारा फॉरगेटिंग क्या होता है, हम चीजों को या तो पूरा कंप्लीट भूल जाते हैं, फिर कुछ पार्ट होते हैं, जैसे बताया था ना 1 घंटे में इतना % भूल जाते हैं, यानी कुछ % हमने भूल गए और कुछ % हमें याद है। इसका मतलब क्या, फॉरगेटिंग हो रहा था, जस्ट हमारा अपोजिट था। ये परसेंटेज कुछ थे आपके सामने, ये परसेंटेज आपसे पूछ लिए जाते हैं, आपको याद होने चाहिए। तो अभी भी हमने बताया कि 24 घंटे हो गए, 24 घंटे में 66% भूल चुकी है, यानी कि इनके कितना याद है ना, बस 34% याद है। फिर क्या फायदा पढ़ाने का, अब रोज 36% अगर भूल जाओगे, फिर तो जब पेपर आएगा फिर तो सफा गोल रहेगा, बिल्कुल आउट ऑफ वो रहेगा, फिर 0 रहेगा आपका। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये जो ये फॉर्मूला है ना, इसको आपको गलत साबित करना है, ठीक है। ये तो बस हिसाब से बनाया गया है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन कौन सा नियम यूज कर रहे हो, रिसेंसी कर रहे हो, कौन सा कर रहे हो। तो आपको यूज करके ये चीज लिखा हुआ है परसेंटेज, आपको इसको गलत प्रूफ करना है, ठीक है। एक लड़की ने बताया, कहा था मैसेज में कि सर आपने बताया था कितना % भूल जाते हैं, पर ऐसा थोड़ी होता है। मुझे कल याद है, मुझे तभी पूरा याद है, मैं तो भूल ही नहीं इतना %। तुमने के डाटा तैयार है, ये जरूरी नहीं है कि सही है, पर पेपर में ये आएगा तो ये थोड़ी लिखोगे कल के मुझे सब कुछ याद है, 100% याद है। क्या पता मैंने वहां पे लेक्चर तो अटेम्प्ट किया, पर मैंने वहां से ध्यान से सुना ही नहीं, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि मैंने समझा ही नहीं, वहां पे समझ के मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, ये भी हो सकता है। फिर हमने देखा था कि फॉरगेटिंग के पीछे कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हम भूल जाते हैं। तो आप थक जाते हो, नशा करते हो, आपको सही तरीके से पढ़ाया नहीं जाए, मैं टीचिंग मटेरियल सही से यूज ना करूँ, आपको वीडियो दिखाऊं, ऑडियो ना दिखाऊं, ऑडियो दिखाऊं तो वीडियो ना दिखाऊं, यानी पूरा कंप्लीट आपसे 2 वे कम्युनिकेशन अगर मैं नहीं करूं तो। मीना मैम बोल रही है आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है। तुम्हें थोड़ा सा पोजीशन जहाँ पे थोड़ा इधर उधर हो जाओ तो थोड़ा सा नेटवर्क आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, तो हमारी ये फॉरगेटिंग के कुछ हमारे मेथड वगैरह थे। इसके बाद हमने देखा था कि हमारे की जो मेमोरी में हमारे कौन कौन से नियम आते हैं, ऐसे भी हम देखेंगे 17-18 नियम है, पर जो मेन हमारी मेमोरी में आते हैं, जो हमारे मेमोरी बेस पर आधारित है मेमोरी से, तो हमारे 4 आते हैं यहाँ पे। कौन कौन सा? रिसेंसी, प्राइमरी, स्ट्रेंथ और इफेक्ट का नियम। एक ही करके मैंने बताया था। रिसेंसी जो आपकी रिसेंटली जो कोई घटना इवेंट करता है तो रिसेंसी के नियम है। प्राइमरी के नियम, कोई भी काम आप पहली बार करते हो, आपको याद रहता है आपने पहले स्मार्टफोन कब चलाया, आपने पहली बार किसी लड़की को थप्पड़ कब मारा, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ क्या, कोई इवेंट आता है ना कि पहला कोई बंदा होता है उसका फर्स्ट इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ जाता है, जहाँ टीचर हो। प्राइमरी में इंप्रेशन होता है, इसका भी होता है, तो थोड़ा सा अंतर ये होता है। प्राइमरी में क्या होता है, ईयरली स्टेज, प्रारंभिक स्टेज पे पढ़ना स्टार्ट हो जाता है,
पर स्ट्रेंथ में क्या पहली बार हो सकता है, बार बार हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इसमें कोई लिमिटेड नहीं है आपका। इफेक्ट क्या है आपका, इफेक्ट में आपका ये अंतर जो आप एक तरह से खुश होकर पढ़ोगे तो आपके इफेक्ट ज्यादा आपके माइंड पे ज्यादा असर होगा। अगर आपको धमका के पढ़ाया जा रहा है, आपको फोर्स करके पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो परसेंटेज होगी कम होगी, तो फॉरगेटिंग के परसेंटेज वहाँ पे आपका ज्यादा होगा। रिसेंसी में बताया था आपका, रिसेंटली जो इवेंट आपका घटता है वो हमारा रिसेंसी का नियम होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी का नियम क्या गया था, कोई भी काम आप करते हो और अर्ली स्टेज से उसका असर आपके दिमाग पे पड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो हमारा ये कौन सा नियम होता है, प्राइमरी का नियम होता है। और स्ट्रेंथ हमने क्या दिया था कि कोई भी इवेंट जिसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमारे माइंड पे पड़ता है, चाहे किसी ने इम्प्रेस किया हो, चाहे किसी को हमने देखा हो, चाहे हमारा नंबर आ गया हो टेस्ट में, या ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग, ऐसा कोई भी इवेंट जिसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमारे दिमाग पे पड़ता ही पड़ता है, ठीक है, तो हमारे स्ट्रेंथ में आ गया हमारा। जैसे बीपा में पूरी रात सो नहीं पाए क्योंकि उनके 200 नंबर आ गया, तो ये भी हमारा क्या होता है, ये हमारा किस में आ जाता है, तो हमारा आ गया स्ट्रॉन्ग, उसमें स्ट्रेंथ में आ गया। इफेक्ट के नियम के 2-4 नाम हमारे और थे, पेपर में आपसे पूछ लेता है कि इफेक्ट के नियम के 2-4 नाम आपके कौन कौन सा है। इसको सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन के नाम से जानते हैं, इसको लाइक डिसलाइक के नियम जानते हैं, हम इसको प्लेजर और पेन के नियम से जानते हैं। तो ये हमारा ये था। उसके बाद परसेंटेज के मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए थे आपको, ये कल क्लास में हुआ था, कल के क्लास में, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको कुछ फॉर्मूले भी कराए थे, ये वाले फॉर्मूले थे, चलो मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले थे वो, एक आधा फॉर्मूले में पेपर में पूछ लेता आपसे। तो ये मैंने फॉर्मूले कराए थे आपको, ये फॉर्मूले विजुअल हो रहा है आपको डिस्प्ले फॉर्मूले वाले, यस सर। ओके। चलो फॉर्मूले, उसके बाद हमने ये देखे थे फॉर्मूले आपके सामने आने वाले हैं, एक मिनट, हाँ। तो ये फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, तो ये चीज मैंने दिखाया था कि क्या होता है अटेंशन प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, एबिलिटी और इंटरेस्ट करके फिर सर ने कुछ तरीके बताए थे, आंटी को याद करना तो आपको ये वाले फॉर्मूले याद आ जाए, कुछ शॉर्ट ट्रिक बताया था सर ने, ठीक है। उसके बाद हमने कल क्या देखा था, हमने ये देखा था अटेंशन प्लस इंटरेस्ट मिलकर हमारे कंसंट्रेशन मिलता है, अंडरस्टैंडिंग प्लस थिंकिंग, हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फीलिंग, और एबिलिटी को जब हम अपने इंटरेस्ट के साथ जोड़ते हैं तो हमें मिल जाता है कैपेसिटी। आपको थोड़ा सा फोकस यहाँ पे ये चीज करना है, जब अटेंशन आएगा इंटरेस्ट के साथ तो कंसंट्रेशन, एबिलिटी के साथ इंटरेस्ट आ जाएगा तो आपकी कैपेसिटी। अगर याद नहीं आ रहा तो हम कहते हैं ना अटेंशन, हमारी बात को ध्यान से यानी कि कंसंट्रेट करो, यहाँ पे कंसंट्रेट, आप कंसंट्रेशन कर लेना। एबिलिटी, एबिलिटी हमारी कितनी एबिलिटी, यानी हमने कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा हो, ठीक है, तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि नॉलेज और स्किल, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे 3 लर्निंग के जो हमारे लर्निंग होता है 3 हम अप्रोच होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है हमारा कॉग्निटिव, दूसरा होता है साइकोमोटर, तीसरा होता है हमारा क्या होता है अफेक्टिव। सर ने एक शॉर्ट तरीका बताया था, क्या टोपी पहनते हो, टोपी से आप याद लग लो, सी से क्या कॉग्निटिव, ए से आपका अफेक्टिव, और पी से आपका क्या हो गया, आपका साइकोमोटर। बिल्कुल वही चीज है, आपका कॉग्निटिव नॉलेज हो गया, आपका साइकोमोटर आपका स्किल हो गया, जो आपका अफेक्टिव स्किल है ये हमारा मोटिवेशन से रिलेटेड होता है, किससे, मोटिवेशन से, आपके बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से, ठीक है। तो हमने क्या किया, चाहे आप नॉलेज ले रहे हो चाहे आप स्किल ले रहे हो, आप दोनों को जोड़ने के साथ जब आपका मन होगा, कंसंट्रेशन दिखाओगे, अटेंशन के साथ दिखाओगे, आपका बिहेवियर सही होगा, आप मोटिवेट हो, जब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस निकल के बाहर आ जाएगी। ठीक होगा, आप दोनों को जोड़ा तो आपको मिल गया कॉम्पिटेंसी। और ये अभी तक मुझे सही कहीं मिला ही नहीं, ये वाला चीज जो एबिलिटी वाला चीज, ये मैंने खुद बनाया था, वहां पे ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहे थे, तो वहां पे तो मैंने एबिलिटी के साथ चला गया था वहां पे। बाकी इसका देखेंगे और भी अच्छी किताबें में कहीं मिल जाए और हमें तो अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद हमने क्या देखा था, विल और स्किल को जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब आपका मन होगा और जो आप स्किल कर रहे हो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो जो आप काम करो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा निकल के आ गया। फिर हमने देखा था परफॉर्मेंस के मल्टीप्लाई हम करते हैं एक्सपेक्टेशन के साथ, हमें मिलता है क्वालिटी। क्या मिलता है, क्वालिटी। कभी कभी यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको देगा नहीं, क्या दे देगा आपको, हमें पता है परफॉर्मेंस की जगह हमें क्या मिलता है, नॉलेज प्लस स्किल को मल्टीप्लाई करते हैं एटीट्यूड के साथ। तो कभी कभी आपको परफॉर्मेंस की जगह ये चीज भी लिखा आ सकता है। अगर ये चीज आपका लिखा हुआ नहीं है तो क्या करेगा, नॉलेज और स्किल की जगह कॉम्पिटेंसी दे देगा, कॉम्पिटेंसी इनटू एटीट्यूड, और एटीट्यूड इनटू क्या दे देगा आपको, तो आपको दे देगा वो क्या चीज, एक्सपेक्टेशन दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो तीनों चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्वालिटी। तो इतना कल हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले वगैरह भी देखे थे, फॉर्मूले क्या होता है, परफॉर्मेंस पे क्या होता है, जो चीज, दो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, एक होता है हमारा सेंसरी नर्वस, हमारे दो तरीके से काम करते हैं, एक होता है हमारा मोटर नर्वस और एक होता है हमारा सेंसरी नर्वस। सेंसरी नर्वस जो हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेज लेगा आपके ब्रेन तक पहुंचाएगा, हमारा होता है सेंसरी नर्वस। जबकि मोटर नर्वस क्या करता है, आपके ब्रेन से मैसेज लेगा और आपके मशीन एक्शन को या फिर आपके सेंस ऑर्गन को डिलीवर करेगा, तो होता है हमारा मोटर नर्वस। क्या होता है, वो होता है हमारा मोटर नर्वस। तो इतना कुछ हमने कल की क्लास में पढ़ा था। इसके अलावा हमने और भी क्वेश्चन देखे थे इसके अलावा, ठीक है। इसके अलावा हमने ये बताया था एबिलिटी प्लस इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉम्पिटेंसी हमें कैसे मिलता है। इसके बाद हमें एक सेंस और उनके एक्शन और रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, स्किल नॉलेज को जोड़ के एटीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यानी बहुत मिला के शानदार क्वेश्चन हुआ था।
और जो आज के टॉपिक पढ़ने वाले हैं इससे रिलेटेड मैंने आपसे कल कुछ क्वेश्चन वगैरह भी पूछा था कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था, पाउलो ने किस पर रिसर्च किया था, गेस्टाल्ट ने क्या दिया था, चिंपैंजी पे किसने किया था, कि आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे तो आज की क्लास में आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। कितना कुछ हमने कल कवर किया था और शायद मुझे लग रहा है कि अभी तक ये आपको याद हो गया। तो क्लियर है यहाँ तक? आज की क्लास स्टार्ट करें? बोल जाओ यार, ओके बोलना सर। नहीं। यस सर। तो आज Yes, की sir. क्लास देख, पीपीटी देखते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है। हाँ मिल गई पीपीटी मुझे। तो अगर देखा जाए तो हमारे सिलेबस में तो ऐसे तो 4 ही थ्योरी है, पर जो अभी नए साल के जो बच्चे आएंगे उनमें हमारे क्या हुआ, इसमें हमारी 5 थ्योरी आ गई है। ठीक है, जो ये लास्ट वाले जो है ना, ये बेंडोरा बाबा, ये अभी हमारे सिलेबस में फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, सिलेबस किसने खोल के देखा हमारे में कौन कौन सी थ्योरी है? ईमानदारी से बताना, सच में झूठ मत बोलना। किसने देखा सिलेबस खोल के? सर नहीं, न्यू बुक में तो आया हुआ है सर, जो न्यू बुक में? टैग अरे न्यू बुक से छोड़ो, न्यू बुक में क्या मेंशन है? सिलेबस में बताओ। सिलेबस से कभी पढ़े तो एक बार तो सिलेबस से पढ़ ही लो किताब। एक बार सबसे पहले पीओटी पढ़ना है, जितने भी लोग कनेक्टेड है आप एक बार सिलेबस उठाओ, सिलेबस में टिक करो कौन कौन से टॉपिक हमारे सब्जेक्ट में है, उसको देखना है। नए किताब में क्या मेंशन है? मैं तो पीओटी की इतनी सारी किताब भेज दूंगा, पढ़ते रह जाओ, पूरे साल खत्म ही नहीं होगा कभी। ठीक है, तो पहले तो एक बार सिलेबस देख लेना है, और उसके बाद सिलेबस एक बार खत्म हो गया तो जितना आपके पास एडिशनल नॉलेज है, जितना नॉलेज आपको मिल सकता है जहां से भी वहां से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बार आपको सिलेबस तो देखना ही देखना है। पर सिलेबस हमारे क्या पे, ये ऊपर की 4 थ्योरी है हमारे सिलेबस में, 5वीं जो थ्योरी है इमिटेशन वाली हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। पर पुरानी जो नई किताबें आई है इसमें है, जो पुरानी जो किताब 2018 की 2019 की है उसमें ये मेंशन नहीं है, निमी की किताब में। ठीक है, तो ये भी देख लेना। फिर भी इसको थोड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा 2-4 लाइन। क्या पता अगर जो बंदा हो नए नए विचारों वाला हो, उसने क्या पता उसने सिलेबस देख के ना बनाया पेपर, ये भी हो सकता है ना। तो 4-5 भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी थ्योरी है। तो पहले हमारे जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था? क्लास किसने दिया था? ओके। और ट्रायल एंड एरर, हाँ ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया था? ओके। और इनसाइड थ्योरी कॉलर ने दी थी। बहुत सी कॉलर साहब ने दिया था। उसके बाद जो हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था? बीएफ स्किनर। ओके। और इमिटेशन वाली थ्योरी किसने दिया था? बहुत से। मुझे ये बताया ऐसे 5 थ्योरी में से कौन सी थ्योरी जो ये कहता है कि मानव के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, वो गलत सीखेगा चाहे सही सीखेगा, उसके बिहेवियर पे आधारित है, ऐसी कौन सी थ्योरी है 5 में जो बिहेवियर पे बेस्ड है, आपको बिहेवियर पे डिपेंड करेगा? किसने दिया था? बिहेवियर पे आधारित था। ओके। और ऐसी कौन सी थ्योरी है जो ये दिखाया गया था कि उसके रिस्पॉन्स, हाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपके अलग अलग क्या बनते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जो जिसने आपके रिस्पॉन्स पे फोकस किया था। किस पे? रिस्पॉन्स पे फोकस किया गया था। फिर आपसे पूछेगा ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसने फोकस किया था किस पे? स्टिमुलस पे फोकस किया था। फिर आपसे पूछेगा ऐसी कौन सी थ्योरी है जो आपके सोशल नेटवर्किंग पे, सोशल चीज पे फोकस किया गया था। ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसपे आपके दिमाग पे फोकस किया गया था, आपके माइंड पे फोकस किया गया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। ऐसी कौन सी थ्योरी है जो रिस्पॉन्स पे फोकस किया था, उसने किस पे फोकस किया गया था? रिस्पॉन्स पे। ऐसी कौन सी थ्योरी? फिर हम आगे बढ़ेंगे। कौन सी थ्योरी जिसने रिस्पॉन्स पे फोकस किया था? कौन सी है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये रिस्पॉन्स पे फोकस था। नहीं। तो देखो यही हो रहा, सबने पढ़ रखा सारे थ्योरी। ठीक है, भर भर के पढ़ा है सबने, सब भर भर के पढ़ा है सबने। स्किनर, कॉलर, थॉर्नडाइक, पाउलो, भर भर के पढ़ा है सबने। तो जो मेन बात है उसे पता ही नहीं है। मेन बातें क्या है? सर ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके। और किस थ्योरी ने कहा है कि उसने स्टिमुलस पे फोकस किया है? स्टिमुलस मतलब होता है टारगेट गोल आपका। ठीक है, स्टिमुलस मतलब क्या होता है? टारगेट गोल। यहाँ पे जो स्टिमुलस की बात की गई है कि आपके लाइफ में जो गोल बनाया, जो टारगेट बनाया है, वो चीज पे किसने फोकस किया है? किस थ्योरी ने फोकस किया है? किस थ्योरी ने कहा कि बेटा रट्टो रट्टा मारो, बिल्कुल रट्टा मारो? किस थ्योरी ने कहा है? किसने कहा? जल्दी। रट्टा पे किसने फोर्स दिया कि रट्टा मारना है आपको? थ्योरी ऑफ इमिटेशन। कौन से? अरे बोलो थ्योरी ऑफ जल्दी। इमिटेशन। थ्योरी ऑफ इमिटेशन। रट्टा पे मारा उसने, वो नकल है, अलग चीज है। वो रट्टा पे फोकस नहीं किया उसने।
सबसे बेहतरीन थ्योरी है वो। आप सीख रहे हो, किससे सीख रहे हो? मेरे से नकल करके सीख रहे हो, चाहे किताबों से नकल करके सीख रहे हो ना, इसका मतलब थोड़ी रट्टा मार रहे हो। रट्टा अलग चीज हो गया, नकल अलग चीज हो गया, बहुत अलग है। ठीक है, सर पेपर में समझाइए बैठते हो सब। तो पीछे वाले को देख के मारते हो, पीछे वाले को देख के लिखते हो वहां पे, तो क्या कर रहे हो? रट्टा मार रहे हो, लिख रहे हो वहां पर, नकल कर रहे हो। अंतर नहीं है दोनों में? यस नकल करना और सर। रट्टा मारने में अंतर नहीं है? जो भी किताब है, सिलेबस है जहाँ हम पढ़ रहे हैं, सब एक तरह से किसमें इमिटेशन पर आधारित है। हम नकल करके तो कर रहे हैं, एक किताब से पढ़ेंगे, यहाँ से करेंगे, नकल ही है चीज वो। इसका मतलब थोड़ी कि हम रट्टा मार रहे हो चीज। बहुत अंतर है सब में। बताओ किस पे फोकस किया गया था? कौन सी थ्योरी है वो? ट्रायल एंड एरर। किसने और कहा था? नाइस अब किस आती है सर, ट्राई अब एंड हाँ, तब कौन सी थ्योरी है कहना कि बेटा कि रट्टा रट्टा मत मारो, ये सब बेकार की चीजें होती है, तुम अपने दिमाग का यूज करो और आगे बढ़ो? कौन सी थ्योरी ने कहा था कि अपने दिमाग का यूज करो और निकलो वहां से फटाफट? इन चक्कर में कहाँ पड़ते हो रट्टा रट्टा के मारने में? कौन सी थ्योरी है वो? कॉलर ने। तो कि कौन सी थ्योरी को कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं? कॉग्निटिव थ्योरी कौन सी थ्योरी होती है इसमें से? अभी देखना, सारे इसमें लाऊंगा मैं, साइकोमोटर भी आएगा इसमें, ठीक है, अफेक्टिव थ्योरी भी आएगा इसमें, कॉग्निटिव भी आएगा, सब सारे सारे 5 मिलेंगे आपको। बताओ किस थ्योरी ने कहा था कॉग्निटिव फोकस किया गया था? किस थ्योरी कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं? पता है किसी को? सबको पता है, पर पता ही नहीं कॉग्निटिव क्या होते हैं। कौन सी थ्योरी है? देखो कॉग्निटिव में क्या आता है, आपका नॉलेज बेस आता है, आपके माइंड बेस आता है, आपका दिमाग आता है। तो भाई दिमाग के बारे में किसने फोकस किया था? जब तक आप चीजों को रिलेट नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा किस पे फोकस किसने कहा था। बोला सर। तो ऐसे याद कर लो यार, याद कर लो, ऐसी चीजों को एसोसिएशन के माध्यम से बताया जाए। इसका मतलब थोड़ी कि टीचर पागल है, चाहे थ्योरी गलत है। ये चीजें ना कि जब तक आप चीजों को रिलेट करके नहीं करोगे, वहां पे जोड़ के नहीं करोगे। कॉग्निटिव मतलब नॉलेज हो गया, दिमाग हो गया, दिमाग को फोकस किसने किया था? कॉलर ने कहा था। कॉलर ने कहा था रट्टे ही मत मारो। तो भाई अगर दिमाग कब यूज करेगा वो? आपने क्या क्या चीजों को प्रैक्टिस नहीं किया? जैसे बीपा है, चाहे कीर्ति है, कल बैंक 200 में 200 नंबर आ गए इनके, ठीक है। कैसे नंबर आए? इन्होंने पहले चीजों को प्रैक्टिस किया ना, नकल, इन्होंने रट्टा मारा, याद किया, प्रैक्टिस किया, कभी गलत हुआ सही हुआ, फिर इन्होंने प्रैक्टिस किया। इन्होंने कौन सा थ्योरी यूज किया? इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी किया, बार बार किया, गलत हुआ। तो ट्रायल और थ्योरी इन्होंने इतना बार प्रैक्टिस कर लिया, इतना बार प्रैक्टिस कर लिया कि अब उन्होंने इनसाइड थ्योरी करना यूज कर लिया। उन्होंने पहले इतना ट्रायल एंड एरर थ्योरी यूज किया, इतना उन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया कि अब वो कौन सी थ्योरी यूज करती है? इनसाइड थ्योरी यूज करती है। अब वहां पर एक तरह से ट्रायल नहीं करती है, अब उसको इतना एक्सपीरियंस हो गया है। तो अब उनके सामने 4 ऑप्शन आएगा तो क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सीधे ऑप्शन पढ़ के जवाब देती है लड़कियां। ऑप्शन पढ़ेंगे सीधे जवाब, क्यों? उन्होंने इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, उन्होंने इतना ट्रायल एंड एरर थ्योरी यूज कर लिया कि उन्हें दोबारा यूज ही नहीं करना ये थ्योरी। अब वो फोकस करती है इनसाइड थ्योरी, ऑन द स्पॉट अपने दिमाग का यूज करना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये थ्योरी ये कहती है कि जब तक तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आप इसका सोल्यूशन नहीं कर सकते हो। आपके सामने अगर मैं ये दूं, पेपर आपको दूं ना, तो आप पेपर सॉल्व कर दोगे। आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कहीं पर गए, आपके साथ कोई इवेंट नहीं हुआ, घटना नहीं हुआ, आप इसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे? ठीक है, जब तक आप सामने कोई इवेंट नहीं होगा, कोई घटना नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, तब तक उसका सोल्यूशन आप नहीं निकालोगे। ये थ्योरी आपकी ये भी कहती है। अब कॉग्निटिव थ्योरी क्या कहती है? दिमाग का यूज करना। तो इसका मतलब वही आपकी इनसाइड थ्योरी। किस थ्योरी? आपके बिहेवियर पे आधारित है। तो बिहेवियर पर जितने भी आपके तीनों आधारित है, क्लासिकल कंडीशनिंग हो, ट्रायल एंड एरर थ्योरी हो, पर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हो। पर आपको तीनों में से एक सिलेक्ट करना है, तो ज्यादातर आप किसके साथ जाओगे? ट्रायल एंड एरर के साथ जाओगे। बिहेवियरिज्म थ्योरी क्या जाता है इसको, और भी बहुत सी चीजें हैं। अगर एक सिलेक्ट करना है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, अगर तीनों है तो तीनों के साथ जाओगे। तीनों बिहेवियर पर आधारित था, उसमें चीजों को वहां पे एसोसिएट किया गया था, यहाँ पे ट्रायल एंड एरर किया गया था, और यहाँ पे उसके रिस्पॉन्स पर फोकस किया गया था। इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर होते हैं। सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं इमिटेशन वाली थ्योरी। ये चारों थ्योरी से मिलकर बनाई है, इसे सोशल थ्योरीज के नाम से भी जानते हैं। क्या? सोशल थ्योरीज के, सोशल थ्योरी के भी नाम से जानते हैं हम। ठीक है, हम चीजों को बाहर में रहते हैं, हर चीजों को नकल करते हैं, दूसरों को समझते हैं, नकल करके सीखते हैं। इसका मतलब थोड़ी कि हम करके रट्टा मार के सीख रहे हैं। हर चीज हम दूसरों को देख के ऑब्जर्व करके सीखते हैं। हमें आगे बढ़ना है तो हम किसी को आइडियल मान लेते हैं अपने लाइफ में, उसके किताब पढ़ते हैं, उसकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कुछ कर रहे हैं, सब हम इमिटेशन थ्योरी यूज करते हैं वहां पे। ठीक है, इसका मतलब ये सबसे बेहतरीन थ्योरी होती है। ये सबको मिला जुला के बनाया गया है, ये आज के टाइम में ये यूज करते हो ज्यादातर। सबका मिला जुला रूप है। ये कहती है जब चाहे आप रट्टा मारो, जब चाहे आप दिमाग का यूज करो, हर चीज करना है आपको। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कितना क्लियर हो गया? क्लास स्टार्ट करें? यस सर। अभी तो ये यस ऐसे चल सर। रहा, अभी तो ये ऐसे चल रहा था, अभी मोटा मोटा ये। अभी आगे देखो आगे क्या क्या खेल होने वाला है इसमें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, ये कौन सी थ्योरी है बताओ? अब आ गया आपका डॉगी आ गया, जो हर किसी के घर में तो होगा ही होगा। बीपा के घर में एक बहुत सा बड़ा सा बैग, बीपा से भी बड़ा है वो। ठीक है, बीपा ये मत सोचना तुम्हारे घर से मिलने के आ गया, ये पावलो साहब का है। ठीक है,
क्योंकि ऐसा नहीं कि इस पे तुम केस कर दो कि मेरा डॉगी यहाँ पे कैसे आ गया, ये पाउलो साहब का है, ठीक है। तो इस पे अब बताओ मुझे, पाउलो साहब किस देश के थे वो? सर अमेरिका। जल्दी। अमेरिकन थे, अमेरिकन थे। रूस के सर, रूस के। और रशियन थे सर, ओके, और रशियन। कोई? रशियन थे सर, रशियन रशियन थे, रशियन। आपको ये मत बोलना ना पाकिस्तान से थे, ठीक है? चाहे चाइना से मत बताना, चाइना से थे। कहाँ से थे? रशियन से, रूस से। ओके। और मुझे ये बताओ, इन्होंने कौन सा क्या, मुझे ये बताओ जो क्या कहते हैं, थोंडाइक थ्योरी है, ठीक है? जो थोंडाइक साहब थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने थ्योरी तो दिया ही दिया, ठीक है, उन्होंने थ्योरी तो दिया, सीखने वाला थ्योरी दिया, साथ साथ उन्होंने क्या दिया, कुछ सीखने के नियम भी दिए थे उन्होंने। तो उनके कौन सा सीखने का जो नियम है, लॉ ऑफ लर्निंग है, कि पाउलो साहब ने अपने इसमें एक्सपेरिमेंट में यूज किया था, तो कौन सा नियम है वो? लॉ ऑफ एसोसिएशन। लॉ ऑफ एसोसिएशन। या मतलब सारे बिल्कुल जहर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज है, आपका डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक डॉगी को उन्होंने बांध दिया चारों तरफ से, और उन्होंने ये देखा अगर मैं उसके सामने अगर खाना रखता हूँ, ठीक है, तो न चाह कर उसका मन नहीं है कुछ करने का, फिर ऑटोमेटिक वो रिस्पॉन्स देता है, उसके मुंह से लार टपकना स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं उसको कुछ करता भी नहीं, उसके सामने अगर मैं खाना रख देता हूँ, तो उसके मुंह से आराम से अपने आप ही लार गिरना निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या उन्होंने ऐसा पाइप अरेंजमेंट कर दिया कि उसके मुंह से जो लार की क्वांटिटी है एक तरह से डब्बे में जाके वहां पे हो गया। तो उन्होंने ये देखा कि वो बंदा न चाह के भी रिस्पॉन्स देने के लिए एक तरह से क्या हो गया, वो एक तरह से अपने आप ही मोटिवेट हो गया, अनचाहा रिस्पॉन्स दिया उसने। तो इस पे उन्होंने कुछ और इसको बढ़ा चढ़ा के और क्या किया, उन्होंने डाइजेशन पे, उसके पाचन पे और पूरा एक्सपेरिमेंट किया। वही देखेंगे कैसे किया उन्होंने, क्या चीज रिलेट किया, ये चीज हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे आ गया, आपको इसका फटाफट देखो। यहाँ पे किस देश के थे, पूरी कहानी में पढ़ लेते हैं। हमें ये नहीं पता चलता कौन से देश के हैं, क्या चीज किस पर रिसर्च किया था, किस देश के थे, ठीक है। और इन्होंने क्या ये आपके बस डॉग पे किया था या और इसके अलावा और भी जानवर पे किया था? तो हमें तो पढ़ लेते हैं डॉग पे किया था और नहीं किया था, ठीक है। तो जितने भी साइंटिस्ट ने हर जानवर पे किया था, पर इनको जो एक्सपेरिमेंट जो है इनका कहाँ पे सक्सेसफुल हुआ, कहाँ इनका कंप्लीट हुआ, जिस पे इनका पूरा कंप्लीट हुआ उसी को हमने नाम दे दिया डॉग, ठीक है। इन्होंने और भी बहुत से एक्सपेरिमेंट किए थे पर इनका सक्सेसफुल कंप्लीट नहीं हुआ था, पर जिस जानवर पे इनका कंप्लीट हो गया तो इसी को हम नाम देते हैं, इन्होंने इस पे रिसर्च किया था। तो किस देश के थे ये थे आपके, कहाँ के थे, इनका नाम क्या था? सबसे पहले आपसे ये पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, क्लासिकल कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी को किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से जानते हैं इसको? जी, शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से जानते हैं इसको? तो अगर याद नहीं आ रहा तो अपने क्लास को इस सीआर को याद कर लेना, उससे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। सीआर थ्योरी के नाम जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, ठीक है। उसके बाद कौन से देश, इनका नाम क्या था जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी दिया था? तो इनका नाम था इवान पाउलो साहब थे, ठीक है। और किस पे किया था? तो डॉग पे किया था। किस देश के थे आपके? तो ये रशियन थे। कहाँ के थे? रशियन थे। अब मुझे ये बताओ, 1904 में नोबेल प्राइज हो गया। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, इतनी जल्दी नहीं है, हमारे पास टाइम ही टाइम है, ठीक है। भर भर के पढ़ाऊंगा, पर वो पढ़ाऊंगा जो यूजफुल होगा, फालतू में ऐसे नहीं कहानी में चिप दूं, यहाँ पे मैं पूरा भर देता है इसको। तो ये आपके इवान बाबा साहब है, ठीक है। इन्होंने किस पे किया था? डॉग पे किया था। कहाँ के थे? रशियन थे। और किस पे रिसर्च किया? तो किस पे किया था? डॉग पे किया था इन्होंने, ठीक है। और इनका जो एक्सपेरिमेंट कहाँ पे कंप्लीट हुआ? तो इन्होंने कुत्ते पे पूरा कंप्लीट किया था, ठीक है। तो ये चीज था इनका। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया होगा। लर्निंग के लिए क्या यूज किया था? डॉग यूज किया था। इसके अलावा और भी कुछ नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। ओके, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका चीज है कि कौन से मतलब किस साल से लेकर किस साल तक उन्होंने ये थ्योरी का तक किया था, प्रैक्टिस किया था, फेल हुए थे, कब क्या हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने कब आपके 1849 से लेकर 1936 उन्होंने किया था, 1936 तक किया था। और उन्हें कभी कभी आपसे ये पूछ लेते, इतना तो पूछेगा नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए किस देश के फेमस थे। तो रशियन थे, ठीक है। और उनको मेडिकल या फिर साइकोलॉजी में उनको कब एक तरह से नोबेल प्राइज दिया गया था? तो 1904 में दिया गया, जैसे कि अभी डॉली मैम ने बताया उसमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो 1904 में इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज के साथ दिया गया था। और इन्होंने क्या बताया था? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटररिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं,
ठीक है। इसी को थोड़ा और बढ़ा के थोड़ा ऐसा हमने अलग रूप दिया, कुछ और बताया उन्होंने। फिर उन्होंने ये कहा कि दोनों चीज से इंटर रिलेटेड होते हैं, कि अगर इन दोनों में एक तरह से एसोसिएशन कर दिया जाए तो इनके इससे क्या होगा कि आपको एक तरह से हैबिट को चेंज किया जा सकता है, और आपके हैबिट को बैड, जो आपका बैड हैबिट है उसको हम क्या कर सकते हैं, गुड हैबिट में चेंज कर सकते हैं, और अपने लाइफ में हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो चीज है, कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि हम ज्यादातर अब क्या मानते हैं, अपने पापा की बात मानते हैं, मम्मी की नहीं मानते, कुछ कभी क्या होता है मम्मी की बात मानते हैं, नहीं बात मानते हैं। ये चीज क्या है, किसी इंटर रिलेटेड है आपका, और भी चीज देखेंगे क्या चीज होता है, कैसे एसोसिएशन करके हम चीजों को अच्छे से और चीज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से क्या बनेगा कि उन्हें कब नोबेल प्राइज दिया गया था, तो 1904 में दिया गया था। किस देश के फेमस थे आपके फिजियोलॉजिस्ट थे, वो तो रशियन थे। यहाँ से इसके अलावा और कहीं कुछ क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनने वाला है। आगे देखते हैं, यहाँ पे वही चीज आपको जो वहां पे बताया था, किस देश के थे, क्या नाम था इनका, इवॉन पत्रोविच पावलो पूरा नाम था इनका, ठीक है। 1904 में इन्हें क्या मिला था, इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। क्लासिकल कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज 1904 में दिया गया था। और किस पे किया था उन्होंने, पाचन तंत्र पे, डाइजेशन पे उन्होंने किया था। किस पे किया था, डाइजेशन पे, उन्होंने जानवर के डाइजेशन पे किया था। 1904 में इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज दिया गया था। आगे देख लेते हैं, ये है उनका डॉगी, ये बीपा वाला, बीपा का जो घर है वो चीज नहीं है, ये पावलो साहब का है। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इसको तो बांध के रखा, ठीक है, बांध के रखा कि बेटा कहीं भाग भूग ना जाए, ऐसा नहीं कि ऐसे कर दो। उन्होंने फिर क्या किया, इसके सामने यहाँ पे उन्होंने खाना रख दिया। अब उन्होंने ये देखा, ये बंदा चाह नहीं रहा था, इसके मुंह से लार टपके, और अनचाह के भी क्या होता है, इसके मुंह से लार टपकना, सलाइवा